Hello everyone. So welcome back. And today we'll start a new topic that is system of particle and rotational motion. और आज हम लोग इसका सब टॉपिक की स्टडी करेंगे दैट इज सेंटर ऑफ मास. This is our DPP1. So here we will solve some problem from last year, like previous year problem from NEET, CET and JEE Main. Okay. So let's begin. And before going to the questions, I will suggest you guys to read the theory part first, then come here. Okay. पहले आप लोगों का theory part clear होना चाहिए, एकदम crystal clear होना चाहिए. Then only you can solve these problems. Okay. So now let's begin. So first question here, आप लोगों को क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में? दो पार्टिकल है, एक का मास 5 kg है बच्चों एंड 10 kg respectively are attached to the two end of the rigid rod of length 1 meter. दो पार्टिकल है, एक ऐसे को, दूसरा पार्टिकल थोड़ी दूर को है ऐसे को, और एक का मास आप लोग को दे रखा है लेट इट बी m1 5 kg और दूसरा है m2 10 kg विथ निग्लिजिबल मास. ये एक रॉड से अटैच है जिसका मास निग्लिजिबल है. ये जो रॉड है उसका मास निग्लिजिबल है, आपको उसको कंसिडर नहीं करने का है. ठीक है. नाउ आप लोग से बोला है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ. 5 kg पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास का कितना डिस्टेंस होगा? तो 5 kg से पूछा है तो 5 kg को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं. लेट इट बी ये x1 इक्वल टू 0. इसको मैंने रेफरेंस माना है. यहां से मैं रीडिंग लेना स्टार्ट कर रहा है जहां पर 5 kg रखा है, तो मेरा x1 0 हो गया. आप लोग को दे रखा है इस रॉड की लेंथ 1 मीटर है. कितनी है? 1 मीटर है. तो ये वाला जो पोजीशन होगा x2 का वो 1 हो जाएगा. क्लियर है आप लोग को इतना? नाउ लेट्स कम टू द फॉर्मूला वाला पार्ट. हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने का क्या फॉर्मूला है? m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बच्चों. नाउ हियर वन इंपॉर्टेंट थिंग आई विल से, ये मैंने फॉर्मूला 2 पार्टिकल के लिए लिखा है. अगर 3 पार्टिकल के लिए होता बच्चों तो न्यूमेरेटर में भी टर्म्स ऐड हो जाते, डिनोमिनेटर में भी टर्म्स ऐड हो जाते. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 पार्टिकल है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तीसरे का मास m3 है. कैसे लिखोगे फॉर्मूला? HCOM इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. आप लोग ऐसा लिखोगे. 4 होगा तो और टर्म ऐड कर दोगे. तो दैट्स ऑल. नाउ आप लोग को जो भी गिवन है उसको पुट कर दो. m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 kg. x1 हम लोग ने 0 माना है प्लस m2 10 kg हियर. x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 मीटर दैट इज 1. m1 प्लस m2 मतलब 5 प्लस 10. फर्स्ट टर्म देखो 5 इंटू 0 होता है बच्चों 0. 10 इंटू 1 10 होता है. 5 10 डिवाइडेड बाय 15. सो इट विल बी 10 बाय 15. 5 के टेबल से कैंसिल करोगे इट विल बी 2 बाय 3. सो x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी आई है? 2 बाय 3 मीटर. सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी? 2 बाय 3 इंटू में 100 सेंटीमीटर, मतलब कितनी हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी 33.3. यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 66.6 सेंटीमीटर. ये आप लोगों का ये आ गया. अगर आप लोग राउंड ऑफ करोगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा. क्लियर है बच्चों? इट्स इजी वन. नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड प्रॉब्लम. आपको ये फॉर्मूला याद रखने का है. ये 1 डायमेंशन में 2 पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला है. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जाते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. लोग अच्छे से पहले क्वेश्चन रीड करो. अगर आप लोगों को बच्चों क्वेश्चन समझ आ गया ना, मतलब रेस्ट 70% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया. अगर आप लोग अच्छे से समझ गए तो 30% इज जस्ट अ फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन. अगर आप लोगों को अगर फर्स्ट थिंग क्वेश्चन क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है. नाउ 3 मासेस से बच्चों आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस बना लो. 3 मासेस है. एक 300 ग्राम, लेट इट बी ये 300 ग्राम है. अलग अलग कलर से बना लेते हैं हम लोग. दूसरा जो मास है बच्चों वो है और ये जो 300 ग्राम वाला जो मास है ना वो ओरिजिन पे प्लेस है. लेट इट बी ये ओरिजिन है हमारा. ठीक है. ये ओरिजिन है x इक्वल टू 0 पे. क्लियर है? नाउ जो दूसरा मास है बच्चों
वो आप लोगों का है 500 ग्राम। कितना है? 500 ग्राम आपको क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरा मास है 500 ग्राम और ये x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पे है। ये दूसरा मास है जो 500 ग्राम और ये इसका जो पोजीशन है वो है 40 सेंटीमीटर ओरिजिन से। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन रिलेटेड हुई, ये पॉइंट ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट। नाउ ये x1 हो गया, मान लो ये x2 हो गया आप लोगों का, ये m1 हो जाएगा इस तरह से और ये m2 हो जाएगा। तीसरा पार्टिकल है आप लोगों के पास, तीसरा पार्टिकल है रिलेटेड भी यहाँ पर, जिसका मास है आप लोग को दे रखा है 400 ग्राम। कितना दे रखा है? 400 ग्राम। और इसका जो पोजीशन है बच्चों वो है 70 सेंटीमीटर। कितना है? 70 सेंटीमीटर ओरिजिन से। क्लियर है? तो ये x3 हो गया और इसके मास को हम लोग m3 बोल देते हैं। क्या है? देखो, आपको लास्ट टाइम ही बोला था मैंने, ये फॉर्मूले को आप लोग कैसे मॉडिफाई करोगे। XCOM का फॉर्मूला होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस 1 डायमेंशन की बात है तो बस एक ही टर्म आएंगे, XCOM आएगा m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 की वैल्यू कितनी है? 300 ग्राम। कितनी है बच्चों? 300 ग्राम। सो इट विल बी 300। x1 की वैल्यू कितनी है? 0। m2 की वैल्यू कितनी है? 500 ग्राम। x2 की वैल्यू कितनी है? 40 प्लस m3 की वैल्यू कितनी है? 400 ग्राम और x3 की वैल्यू कितनी है? 70। बच्चों मैंने यूनिट कन्वर्जन नहीं करा है बिकॉज मास की यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं। और आपको आंसर सीजीएस यूनिट में निकालना है, सेंटीमीटर यूनिट में निकालना है, तो मैंने इसलिए कोई कन्वर्जन नहीं करा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मीटर में दिया होता तो हम लोग कन्वर्जन करते, यहाँ पर नो नीड। m1 प्लस m2 प्लस m3 तो इट विल बी 300 प्लस 500 प्लस 400। सो इट विल आंसर विल बी बच्चों कितना होगा आप लोग बताओ। तो आप लोग ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म जो आप लोग का फर्स्ट टर्म होगा वो वैनिश कर जाएगा, 300 इंटू 0 0 हो जाएगा। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, कितने जीरो आ गए पीछे को? 1 2 3, 3 जीरो आ गए। प्लस 7 4 जा 28, कितना हो गया? 28, पीछे को कितने जीरो आ गए? 1 2 3, कितने जीरो आ गए? 3 जीरो। ओके, लेटेड भी मुझे ऊपर सॉल्व करने दो, इसे सीरीज कर देता है एंड आप लोग देख सकते हो कैसे सॉल्व करेगा मैं। यहां से हम लोग इधर को आते हैं थोड़ा, तो XCOM जो होगा बच्चों वो हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो आ जाएगा आप लोगों का 5, ये वाला टर्म इंटू ये फर्स्ट टर्म तो वैनिश हो गया, सेकेंड टर्म आ जाएगा 5 4 जा 20, 3 जीरो लगा दो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 जीरो 20,000 प्लस 4 7 जा 28 और उसके पीछे 3 जीरो लगा दो तो ये आ गया, डिवाइडेड बाय बच्चों 500 900 और 300, इट विल बी 1200। कितना हो जाएगा? 1200। तो XCOM इक्वल टू 3030 एडिशन हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 48 और यहाँ पे आ जाएगा 1200, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल। XCOM जो है ये हो गया 480/12, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 12 के टेबल से कैंसिल करोगे तो 4 टाइम्स, तो 40 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 40। तो आप लोग का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 40 सेंटीमीटर। हमारा आंसर सीजीएस में आया है, लेकिन हमको आंसर भी सीजीएस में ही चाहिए बच्चों, तो हमारा आंसर कितना आया है? 40 सेंटीमीटर। क्लियर है आप सब लोगों को? आई थिंक एकदम क्लियर होगा। वेरी इजी प्रॉब्लम, ये मेंस 2012 में आया है, तो बस कैलकुलेशन करने का था और कैलकुलेशन भी बहुत इजी होती है, विद इन 30 सेकेंड्स आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग प्रॉब्लम पे। एक बॉडी है जिसका मास 1 kg एंड 3 kg दे रखा है एंड उसका पोजीशन वेक्टर आप लोगों को, इस बार आप लोगों को पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। दिस इज द न्यू टाइप, न्यू फॉर्मेट। सो एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है और द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बोला है। आप लोग को मास 1 दे रखा है बच्चों 1 kg और फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर दे रखा है दैट इज I प्लस 2j प्लस k। दूसरे वाले का m2 मास दे रखा है, पोजीशन 3 kg दैट इज r2 वेक्टर इक्वल टू द -3i माइनस 2j प्लस में k। बच्चों हमारा फॉर्मूला हम लोग ने
स्केलर के अंदर क्या पढ़ा था, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 m2, ये हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने ये पढ़ा है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 m प्लस m2। जब आपको पोजीशन दिया होता है डायरेक्ट, तब आप लोग, ठीक है, एग्जैक्ट जब वैल्यू दी होती है पोजीशन की, मैग्नीट्यूड दी होती है, तब हम लोग ये यूज करते हैं। अगर वेक्टर दिया है बच्चों तो आप लोग कुछ नहीं करोगे, बस वेक्टर में इसको सेम टाइप में लिखोगे, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लास्ट टाइम हमने पोजीशन रखा था, दिस टाइम हम लोग ने r1 एंड r2 वेक्टर को रख दिया है। तो r सेंटर ऑफ मास विल बी, m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 kg, ठीक है। r1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, देखो i प्लस 2j प्लस k, m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 kg, r2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -3i माइनस 2j प्लस k डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, ठीक है। सो सॉल्व करने का इसको फाइनल आंसर नहीं आया है, लेट मी टेक इट टू द नेक्स्ट पेज, ओके, सो दैट हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। 1 मिनट, ओके। सो आप लोग ये वैल्यूज देख लो। अच्छा एक काम करना, आप लोग इसको होमवर्क में सॉल्व करना, ये यहाँ तक हो गया है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप लोग जब वन का, आप लोग को एक वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, फाइनल में एक वेक्टर मिल जाएगा और इनमें से कोई वो वेक्टर मैच करेगा। आप लोग को स्केलर का देखो ये मल्टीप्लाई करना है, वन का मल्टीप्लाई होगा, फिर वेक्टर एडिशन आप लोग जानते हैं, आई का कंपोनेंट आई से ऐड होता है, जे का कंपोनेंट जे से ऐड होता है, के का कंपोनेंट के से ऐड होता है, और आप लोगों को सॉल्व करके मुझे इसका आंसर टाइप करके बताना है बच्चों कितना आएगा। क्लियर है, तो बहुत इजी है। इसके बाद वेक्टर, आप लोग सबको वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, तो आई थिंक आप लोग कर लोगे, बहुत इजी है। आप लोग आंसर टाइप करना मैसेज में एंड लेट मी नो। नाउ नेक्स्ट, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है आप लोगों को, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल हैविंग मास m1 एंड m2। आप लोग को दो पार्टिकल दे रखा है, सिस्टम कुछ भी ले लो, लेट इट बी, ये मेरा मास m1 है रेड कलर का, और ये m1 मास है मेरा, दूसरा मास है मेरे पास एक m2 एक मास है, ठीक है, लेट इट बी ब्लू कलर का, ओके। ये दोनों का कोई सेंटर ऑफ मास था, ओके। आपको क्या बोला है, कंसीडर टू पार्टिकल हैविंग मास m1 एंड m2, इतना तो हमको समझ आ गया। आफ्टर दैट आपको बोला है बच्चों, क्या बोला है, इफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज पुश्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। अगर यहाँ पे मान लो इनका बीच में कहीं पे सेंटर ऑफ मास है, कहीं पर भी मान लो जहां तुम्हारी मर्जी, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मान लो इनका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। कितना आ जाएगा आप लोग अगर फॉर्मूले से सोचोगे, सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये मान लो हमारा कोई ओरिजिन था, ओरिजिन यहाँ से इसकी वैल्यू x1 है, और हम लोग ने मान लिया रैंडमली, और इसकी वैल्यू यहाँ से x2 है। अब इन्होंने क्या कहा बच्चों, इफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज पुश्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास, अगर ये m1 जो पार्टिकल है ना आप लोगों का, इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास की तरफ पुश करते हैं, कितने डिस्टेंस से कर रहा है, d डिस्टेंस से, तो मैं कितने डिस्टेंस से उसको, देखो ये इनिशियल कंडीशन थी, फाइनल कंडीशन क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को बच्चों। मैं नीचे कोई बनाता है फाइनल कंडीशन, आप लोग समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में मैं क्या करता है, ये जो मेरे पास m1 है ना, m1 इसको मैं पुश करता है, रुको मैं बताता है क्या बोल रहा है, मैं इसको पुश करके सेंटर मास की तरफ शिफ्ट करता है, इसको मैंने पुश करा सेंटर मास की तरफ शिफ्ट करा, तो देखो पहले ये डॉटेड लाइन बनाता हूँ, ये पहले इधर ऐसे को थी, अब मैंने शिफ्ट कर दिया थोड़े सेंटर मास की तरफ, दिख रहा है आप लोगों को, ओके। तो मान लो इसका जो नया पोजीशन हो गया बच्चों, वो जो शिफ्टिंग करा ना आप लोगों ने, कितना शिफ्टिंग करा, सॉरी शिफ्टिंग कितना करा आप लोगों ने, डी डिस्टेंस, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास की तरफ शिफ्ट हुआ है डी डिस्टेंस से, तो अब देखो इसका नया जो पोजीशन हो जाएगा, न्यू पोजीशन, ये हो गया आप लोग इसका नया पोजीशन, न्यू पोजीशन हो गया, कितना हो गया x1 प्लस में d, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, और आप लोग से बोला है कि बाय व्हाट डिस्टेंस
particle of mass m2 will move so as to keep the center of mass of the particle at the original position. आप लोग m2 को कितना मूव करोगे, ठीक है, सच दैट उसका जो पोजीशन है ना वो किसका पोजीशन, सेंटर मास का पोजीशन वो सेम रहे, एज इट इज रहे। मैं बताता क्या बोल रहा है। अब आप लोग ने क्या करा, आप लोगों को नहीं पता, आप लोग से बोला है कि जो m2 मास है, पहले देखो ये इसका डॉटेड लाइन बनाया था, ये पहले इधर को था, मैंने इसको पुश करके थोड़ा इधर को लाया। कितना पुश करा हमको नहीं पता, लेकिन अब इसकी नई पोजीशन मान लो कितनी आ गई, पुश करने के बाद आ गई इसकी नई पोजीशन आ गई, यहाँ से यहाँ तक की पुश करके थोड़ा मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा x2 माइनस में d डैश। मान लो मैंने कितना पुश करा, d डैश डिस्टेंस पुश करा बच्चों, तो आ गया फाइनल पोजीशन h2 माइनस में d डैश। इतना क्लियर है। ये जो पहले है ये इतना पार्ट इनिशियल है, ये क्या है, इनिशियल, और ये वाला जो कंडीशन है बच्चों ये फाइनल है ना। तो अगर इनिशियल के लिए सेंटर ऑफ मास निकालता हूं तो ये था, फाइनल के लिए जब मैंने सेंटर ऑफ मास निकाला तो ये हो जाएगा m1, फर्स्ट मास की पोजीशन है x1 प्लस d, सेकेंड मास की पोजीशन है m2, सेकेंड की मास की पोजीशन है h2 माइनस में d डैश, और थर्ड मास की पोजीशन है, थर्ड नहीं है दो ही है सॉरी, तो ये हो गया। तो बच्चों ये भी पहला इनिशियल कंडीशन था का सेंटर ऑफ मास, और ये फाइनल कंडीशन का सेंटर ऑफ मास। बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आप लोग से क्वेश्चन में पूछा है कि कब ना इनका सेंटर ऑफ मास बराबर जब होगा ना, दोनों कंडीशन में इनिशियल और फाइनल का दोनों का सेंटर ऑफ मास बराबर होगा, व्हाट डिस्टेंस से आप लोग मूव करोगे m2 को तब, ठीक है। आप लोग को बोला है सिंपल सी बात, क्वेश्चन में आप लोग को बोला है, से रिपीट करके, थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स है प्रॉब्लम, लेकिन अच्छा प्रॉब्लम है। आप लोग से ये बोला है बच्चों कि इफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज पुश्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, पुश करा हमने सेंटर ऑफ मास की तरफ जो बीच में था पहले, तो d डिस्टेंस है ये हमको पता है, तो कितने डिस्टेंस से आप m2 को पुश करोगे सो दैट टू कीप द सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिनल पोजीशन, जो जहां पे था सेंटर ऑफ मास वो वहीं पर होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, तुमको दे रखा है इनिशियल सेंटर ऑफ मास और फाइनल सेंटर ऑफ मास बराबर होना चाहिए, ये दे रखा है, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो को बोल रखा है इनिशियल सेंटर ऑफ मास का पोजीशन और फाइनल सेंटर ऑफ मास पोजीशन, फाइनल COM पोजीशन दोनों एक दूसरे के बराबर हैं दोनों केस में। कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको बता देता हूं, दोनों को इक्वेट कर दो बच्चों, दैट्स ऑल। कैसे करोगे, m1, लेट मी टेक अ रेड पेन, माय फेवरेट वन, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दैट वाज द इनिशियल कंडीशन। फाइनल कंडीशन क्या है बच्चों, m1 x1 माइनस में d प्लस m2 सॉरी x1 प्लस में d m2 x2 माइनस में d डैश, ओके, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कैसे होगा सॉल्व, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने क्या करने का, कैंसिल करने का। देखो दोनों तरफ डिवाइड में डिनोमिनेटर में मास मास है, कैंसिल। क्या क्या टर्म बच गए, हम इसको लिखता है न्यूमेरेटर वाले टर्म्स लिखता है। सॉरी बच्चों, आई थिंक सबको आजकल वायरल हो रहा है, मुझे भी शायद वायरल हो गया है। तो इट विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो इट विल बी m1 x1 प्लस m1 d प्लस m2 x2 माइनस में m2 d डैश, ठीक है। देखो ये टर्म्स कॉमन है दोनों तरफ, कौन कौन सी कॉमन है, m1 x1 कॉमन है दोनों तरफ, कैंसिल, m2 x2 इधर को है, कैंसिल। आपको d डैश फाइंड आउट करना है कि सेकेंड पार्टिकल को हम लोग ने कितना शिफ्ट करा है। क्लियर है, क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, सेकेंड पार्टिकल को कितना शिफ्ट करोगे सो दैट सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। तो हमने कैसे सॉल्व करा, हमने दोनों के सेंटर ऑफ मास को इक्वेट कर दिया इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के। सो इट विल बी, इसको जब इस तरफ लेकर आओगे तो ये हो जाएगा m2 d डैश, 1 मिनट, ये हो जाएगा m2 d डैश इक्वल टू द m1 d, d डैश निकालना है तो ये हो जाएगा m1 d बाय m2। ये डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया है, आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स में कर सकते हो। तो आप लोगों को क्लियर है आई थिंक, तो आप लोगों का जो आंसर होगा बी होगा, m1 प्लस
M1 M2 D। ओके, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा बच्चों बी वाला। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, ये वाला। मैं रेड कलर से कर देता है गोला, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज अ टफ प्रॉब्लम। आप लोग एक बार अच्छे से समझो, धीरे धीरे समझो, क्वेश्चन रीड करो फर्स्ट, आप लोग को क्या बोला है फिर आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल है, 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन में, 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल, ईच ऑफ रेडियस आर एट प्लेस टचिंग ईच अदर। देखो ये तीनों एक दूसरे को जोड़ रही, टच कर रही है, ऐसे कुछ है, ऐसे ही रखेंगे, तीनों को टच करवाना है तो। ठीक है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, आप स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लो, सच दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज फॉर्म। ये जो इनके बीच में बच्चों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, लाइक काइंड ऑफ लाइक दिस। दिख रहा है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल की बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है, उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इज फॉर्म्ड व्हेन सेंटर ऑफ दिस बॉल्स आर जॉइंड। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म किया गया है जब इनके सेंटर को हम लोग जॉइन करते हैं तब। ठीक है, नाउ अब आप लोग से बोला सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेट होगा बच्चों? सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? आप लोग सोचो फर्स्ट, आप लोग इसको लॉजिक से नहीं ऑप्शन से देखो। लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉल्स, कहीं पर दो बॉल के लाइन जॉइनिंग सेंटर पे यहाँ पे होगा क्या? दूसरा कलर से बताता हूँ, आप लोग से पहला ऑप्शन दिया है, यहाँ पर होगा क्या? ना, ये कहीं बीच में लाई करेगा। ठीक है, और कहाँ पे बीच में लाई करेगा बच्चों? इट विल बी लाई ऑन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। कहाँ पे? ट्रायंगल के एकदम सेंट्रल पे, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। आज ही हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? वो पॉइंट होता है जहां पे सारे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के एकदम बीचों बीच लाई करेगा ना मास। किससे हम लोगों ने देखा? आप सिमेट्री से सोचो, तीन तीन बॉल से जिसको आपने जोड़ रखा है, स्पिनेट, आप लोग स्पिनर से खेला है ना, स्पिनेट होता है ना, तो सब लोग बच्चे लोग घुमा रहे होते हैं, घुमा रहे होते हैं, तो आप लोग उसको बीच में से पकड़ते हो, क्यों? जो उसके तीनों जो बॉल बियरिंग्स है, ये समझ लो स्पिनेट है। ठीक है, तो जो तीनों बॉल बियरिंग्स होते हैं उन तीनों का सेंटर मास बीच में होता है, आप लोग वहां से पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा रहे होते हो। अरे आप लोग ने स्पिनर से खेला होगा ना बच्चों, आई थिंक एकदम से ट्रेंड आ गया था, शायद स्ट्रेस कम होता था ऐसा बोलते थे सब लोग, और सब लोग बच्चे लोग स्पिनर से खेल रहे होते थे, वो गोल गोल घुमा रहे होते थे, स्टाइल मार रहे होते थे। तो आप लोग ने भी खेला होगा। तो स्पिनर का सेंटर मास कहाँ पे लाई करता है? बीच में, सेंट्रॉइड ऑफ द जो राइट एंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है उसके सेंट्रॉइड में लाई करता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट प्रॉब्लम है, आई थिंक द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पूछा है, केयरफुली रीड करना क्वेश्चन। तो हम लोग सेंटर मास का हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बच्चों किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। रिलेटिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यस रिलेटिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है वो, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा पे नहीं, डज नॉट डिपेंड बोला है। पोजीशन पे डिपेंड करता है, यस पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, x1 एंड x2 लिखा हुआ है। आप लोग से बोला है किस पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों? फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप लोग किसी भी रिजिड बॉडी का लेते हो, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगा के रखा है, मान लो कोई सी फोर्स है जिसके कारण ये एक दूसरे को जोड़ के रखे हुए हैं, बट हर एक पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होता है। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप लोग फॉर्मूले में भी देखो, सेंटर ऑफ मास मास पे डिपेंड करता है, रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करता है उनके, प्लस उनके पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि फोर्स पे। ठीक है, तीन ऑप्शन, तो ये तीनों पे तो एक्चुअल में डिपेंड करता है, हमारा डज नॉट बोला था, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। तो थैंक यू एवरीवन, एंड जो भी आप लोग को डाउट है, ठीक है, आप लोग प्लीज कमेंट डाउन करो, whenever I'll be free I'll get back to you and will reply. So see you in the next video. Bye bye.